Hello and welcome to Knowledge Cafe podcast with inspiring seniors who are making a difference in life, difference to the lives of many people through their work and through their contribution. We are very fortunate to have Advocate Shri Mahendra Kumar Gupta ji. He is having a illustrious experience in the legal world, more than 50 years, and now currently a practicing advocate at Supreme Court of India. Welcome, sir. Welcome to our channel and welcome to this podcast. And we are really grateful to you for taking time out. और मैंने सुना है कि आपका जो experience है, it's from property disputes to legal protection against exploitation and then international. It's really vast experience you have had. And welcome to our channel. And we hope that our audience will get some good knowledge about their legal rights, especially about the senior citizens' legal rights and issues around that. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 50 साल की लीगल जर्नी, बहुत लंबी जर्नी। जी हाँ। तो आप शुरू से एडवोकेट बनना चाहते थे या पेरेंट्स बनाना चाहते थे आपको? मेरे एक सीनियर थे मिस्टर जगदीश प्रसाद जी। वही वाज इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल इन पटना हाई कोर्ट आल्सो। ही वाज माय रिलेटिव आल्सो। तो वो कई बार हमसे कहते कि आप यू आर ए गुड ऑडिटर। एट द एज ऑफ 12 मैंने अपने उसको पाड़ा बोलते हैं जी जी। तो पाड़ा में पुस्तकालय हो, बच्चों के बैठने की जगह हो, वहाँ लोग पढ़े। एट द एज ऑफ 12-14 की उम्र में समझिए हमने ये चिंता भावना की। ओके। तो उसके बाद जगदीश प्रसाद जी के संपर्क में आने के बाद लगा हमको कि और हमसे वो कहते कि आप यू आर ए गुड ऑडिटर और अच्छा आप बोल सकते हो, इसलिए अगर आप वकील होते तो अच्छा। ओके। लेकिन मेरे घर के लोग चाहते, मैंने बीएससी बायोलॉजी किया था, घर के लोग डॉक्टर हमको बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब ये लगा कि शायद ये एडवोकेट आई कैन डू बेटर फॉर द सोसाइटी। ओके। तो सो मैंने आपको लॉ के लिए मैंने एडमिशन लिया। तो लॉ पास करने के बाद सो बीएससी के बाद लॉ में गए? जी हाँ। ओके। बीएससी बायोलॉजी में। ओके ओके। उसके बाद मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद हमको और ज्यादा जो तकलीफ होती थी कि कभी कभी मैं देखता था अखबारों में देखता, उसमें तो टीवी वगैरह इतना नहीं होता था। तो अखबारों में लगा कि एक आदमी 30 साल से जेल में बंद रह गया, कोई उसका बेल देने वाला नहीं मिला, सेक्यूरिटी नहीं मिला। तो दैट इज वेरी पेनफुल। छोटे से किसी का अमरूद किसी का तोड़ लिया, किसी का केला का प्लांट से कुछ केला निकाल लिया, या किसी के यहाँ खाने के लिए सामान चोरी कर लिया। फॉर दिस पिटी ऑफेंसेस 30 साल से जेल में। एक आदिवासी था आपका झारखंड से, 40 साल वो जेल में रह गया। ही वाज आदिवासी। So you took all those cases? आप जिनके केसेस थे? हाँ। तो ऐसे मुकदमे के लिए हमको था कि दिस टाइप ऑफ पर्सन ह्यूमैनिटेरियन, उसको रिलीफ मिलनी चाहिए, कोई वकील उसके लिए खड़ा होना चाहिए। और होता क्या था, पहले मीडिया वगैरह इतना प्रचार प्रसार होता नहीं था। वकील साहब लोग जिस इलाके में जहाँ है वहीं काम करते थे, उनकी रोजी रोटी उतना समय नहीं मिलता लोगों को, तो उस पर ध्यान नहीं। लेकिन अब जो है व्यापक प्रचार हुआ है। अब बहुत सारे वकील हैं हिंदुस्तान में जो गरीबों के लिए काम करते हैं। कुछ भी कर सकते, सरकार भी प्रोवाइड करती है, लीगल एड प्रोवाइड करती है। और उसके बाद जो है आपका ये ऑनलाइन की जो सुविधा भी है, ऑनलाइन कहीं भी ये पहले आपको सुविधा। तो कहने का मतलब है कि आपको अपना जो कैरियर है बहुत ही सेटिस्फाइंग लगा। आई एम वेल सेटिस्फाइड फ्रॉम माय कैरियर कि हम किसी का भला कर पा रहे हैं। ओके। कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसको हम रिलीफ अगर देते हैं तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। नहीं साहब, एक आदमी का हमने भला किया है। वेरी नाइस। चलिए, आई थिंक इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कोई और हो नहीं सकता, और जो आई थिंक संभव है डॉक्टर्स और लॉयर्स के लिए। हाँ जी हाँ। ये दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट आपके काम से बेनिफिट होता है। जी हाँ। एक लॉ को हम बड़ा सीरियस प्रोफेशन मानते हैं, और जो हम मूवीज में देखते हैं, वी लॉर्ड एंड जज साहब एंड ऑल दैट। थोड़ा सा बताइए कि जो लाइफ माहौल क्या होता है जब जज के चैम्बर में होते हैं या आप लॉयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तब भी आप कितने सीरियस होते हैं? बीच में लाइट मूवमेंट आता है। एक घटना मैं आपको सुनाऊं। एक डॉक्टर थे जिनको हमको क्रॉस करना था।
जी। तो कोर्ट के बारे में लोगों का एक मन में एक आतंक बैठा है, कोर्ट जाना है, जी। जज के सामने खड़ा होना, और वो जो डॉग होता है जहाँ पर विटनेस खड़ा होता है, जी। वहाँ अच्छे से अच्छे लोग नर्वस, रेदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा स्टडी होते हैं रेदर पढ़े लिखे लोग। वो डॉक्टर केम देयर और वो ओथ करवा रहा है, स्टाफ जो है, और जो क्लर्क है, बेंच क्लर्क, तो उस फादर्स नेम पूछ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वाज सो नर्वस, इतना वो कोर्ट में कभी आए नहीं, कभी विटनेस बॉक्स में गए नहीं, कि फॉरगॉटन हिज फादर्स नेम। तो माय गॉड, मतलब कितना खौफ है। आप सोच सकते हैं कि मैंने सबको बड़ा आश्चर्य लगा, हम लोग भी हंसने लगे कि बाप का नाम भूल जाएगा आदमी, ऐसा भी होता है। तो दिस इज द सिचुएशन इन द कोर्ट। कोर्ट के नाम से ही लोगों में एक भय, आतंक, और क्या पूछेंगे, क्या करेंगे वकील साहब लोग, कैसे कैसे प्रश्न करेंगे। कभी कभी किसी केस में आपको लगा ऐसा डर कि ये केस कहाँ जाएगा और ये केस इतना पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड? जी हाँ, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, समटाइम्स ऐसा लगता है कि मुकदमा बड़ा खराब है, मुकदमा हम हार जाएंगे, लेकिन परिस्थिति पलट जाता है। आपका मान लीजिए कि अपोजिशन का वकील अगर उस ढंग से तैयार होकर नहीं आए कि जिस जिस पर पिन पॉइंट करने से आप मुकदमा लूज करते, उस पॉइंट को उन्होंने टच नहीं। और समटाइम्स जो जज के साथ आपका जो व्यवहार है वेल बिहेव्ड अगर नहीं है, तो भी परेशानी खड़ी। यस ऑफ कोर्स। हाँ, अगर आप अच्छे ढंग से बात नहीं करते हैं, अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हैं, तो रिपोर्ट करी बात। So is there any difference between lower court, high court and supreme court? Like जो हम सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, तो वहाँ के एनवायरनमेंट में और वहाँ के काम में कुछ डिफरेंस है कंपेयर टू लोअर कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स? जी हाँ, डिफरेंस है। लोअर कोर्ट में सबसे ज्यादा वर्कलोड है, सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं, क्योंकि वहाँ क्रॉस होता है, चीफ होता है, मुकदमे का बेस वहां से बन के आता है। तो हम लोगों से ज्यादा उन लोगों को काम करना पड़ता है, जबकि उनको उसका जो रिवार्ड है कम मिलता है। वो इतना कह लीजिए कि वो इतने लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हैं। अब आप देख लीजिए कि दिल्ली में एक छोटी सी घटना हो जाए तो मीडिया आपको तुरंत वो कवर कर देगा। वही अगर नॉर्थ ईस्ट में एक हो जाए, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में हो जाए, तो कवरेज नहीं मिल पाता, या रिमोट किसी विलेज में हो जाए, बिहार का, यूपी में, तो वो तो जहाँ आप रहते हैं, जहाँ ऐसा मीडिया का मैंने लोगों का आना जाना है, या दिल्ली में कुछ भी छोटी सी घटना घट जाए, देखिएगा प्रेस जो है, ये सुविधा तो है। दूसरा अब रह गया व्यवहार। व्यवहार जो है आपका, जितने हायर कोर्ट में जाएंगे आप, उतना आपको बड़ा पॉलिश्ड वे में, और कोई भी बात कहनी हो तो बड़ा आपको अच्छे ढंग से कहना पड़ेगा। जो लोअर कोर्ट में समटाइम्स वकील साहब लोग एक दूसरे के ऊपर आक्षेप कर देते हैं, तो वो सब थोड़ा सा यहाँ पर्सनल रिमार्क वगैरह जो है, you have to prepare well, you have to speak well। जी हाँ, जो दूसरा है कि आप जो मुकदमे में आए हैं, आपको पूरा तैयार होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ कर पाएंगे। इससे याद आया कि अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे कि अब इंडिया ने अपना ये पूरा वो भारत संहिता पे चले गए हैं, नया जो हमने पूरा नया से बनाया है, अपने कॉन्टेक्स्ट में बनाया है, तो उसमें कितना चेंज आया है? चेंज आया है, बहुत से ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पनिशमेंट कम, वहाँ पनिशमेंट बढ़ा दिया गया, जेल का लेंथ बढ़ा दिया गया, सजा बढ़ा दिया गया। तो ये हुआ है कि जब ताकि लोगों को डर हो कि साहब ऐसा करेंगे तो ज्यादा हमको परेशानी होगी, भोगना पड़ेगा, ये हुआ है। स्ट्रिक्टर लॉज। अब उनका एनफोर्समेंट एक अलग है, बट वो तो एक अलग से चलता है, वो तो पुलिस के उसके है, लॉ एंड ऑर्डर। तो लेकिन कानून में सख्ती बरती, जी जी जी। चलिए, तो आप हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं सभी सीनियर सिटीजन्स हैं, और सीनियर सिटीजन्स के राइट्स को लेके हमें काफी रहता है कि उनको
ये कैसे सभी सुविधा मिले, जैसे लॉ में उनके लिए काफी कुछ राइट्स दिए गए हैं, तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि लॉ में उनको क्या क्या राइट्स मिले हैं देखिए जो एनफोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए एक तो राइट टू मेंटेनेंस जी, भरण पोषण का अधिकार उनका है जी, उनके बच्चे लायबल हैं उनको मेंटेन करने के लिए। जी, जी, अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं तो ये जो कानून है आपका मेंटेनेंस एक्ट 2007 इनमें इनको अधिकार मिलता है कि वो बच्चों से अब तो दामाद भी लायबल है अच्छा, ओके, आपको मेंटेन करने के लिए। ओके, जैसे आपके जो बहू जी हैं उनका भी दायित्व है कि उनको सास ससुर को उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये उनको एक तो सुविधा ये है आपका कि वो मेंटेनेंस एक्ट में जाए 2007 में। दूसरा, अगर वो चाहें तो एक दोनों में से ऑप्शन है उनके पास, या तो भारतीय न्याय संहिता में जाए या नहीं तो मेंटेनेंस एक्ट में जाए, दो में से किसी एक में वो जाए। उसके बाद क्या है कि कोर्ट जो ट्राइब्यूनल है, मेंटेनेंस एक्ट इज इजियर, मतलब दो चॉइसेस हैं तो कौन सी चॉइस बेटर है? दोनों ठीक है, सब्जेक्ट टू जिनको करना है उनको सोचना होगा कि हम कहाँ जाए, या उनके वकील साहब जो एडवाइस करेंगे परिस्थिति के अनुकूल वो अपना उसमें मिल जाएंगे। तो वहाँ क्या है कि आपका सीनियर सिटीजन जो ट्राइब्यूनल है वहाँ यहाँ तो जनरल कोर्ट में आएंगे, वहाँ स्पेसिफिक कोर्ट है, तो समटाइम्स इट इज बेटर सीनियर सिटीजन वो ट्राइब्यूनल में जाए। ट्राइब्यूनल में थोड़ा सा टाइम भी कम लगता है, मुकदमे का लोड रेडर्स जो जनरल कोर्ट है उससे कम होता है वहां पर, तो वो कर वहां पर जा सकते हैं। दूसरा है उनका, अगर कोई हरासमेंट उनके साथ हो रहा है, सब्जेक्ट तो मान लीजिए कि फिजिकल मेंटल अब्यूज, अब्यूज बहुत कॉमन है। हाँ, हालांकि हम कहते हैं कि हम इंडियन सोसाइटी में हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बट आजकल एल्डर अब्यूज के बहुत केसेस आते हैं, बहुत ज्यादा। अभी फिलहाल मेरे पास एक सरदार जी का मुकदमा आया था, एक लड़का उनका अमेरिका, दूसरा बेटा यहाँ। तो जो बेटा यहाँ रह रहा है उसने क्या किया कि फादर तो समझा बुझा के उनसे मदद नहीं थी, फादर से समझा बुझा के गेट डीड करवा लिया, प्रॉपर्टी करवा करके इनके नाम से या सेल करवा करके इनको घर से बाहर बोला, नहीं अब आपको रहना नहीं, आप गुरुद्वारे में चले जाओ। तो फिर वो गुरुद्वारे में चले गए। उसके बाद फिर हम लोगों के नॉलेज में आया तो हम लोगों ने एसेस करके उनको फिर रिवर्ट करा, फिर भेजा उनको उनके घर में भेजा। सो ये आपने बताया कि अगर किसी बच्चे ने गलत तरीके से पेरेंट्स से प्रॉपर्टी हथिया ली है तो उसको वापस भी कराया जा सकता है। जी, वापस कराया जा सकता है। सेक्शन 23 जो है आपका मेंटेनेंस एक्ट, उसमें वो जा सकते हैं, लेकिन उस डीड में ये लिखा होना चाहिए कि ये इनको प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं, ये हमको मेंटेन करेंगे। ओके, और अगर ये नहीं करेंगे, दिस प्रॉपर्टी विल गो बैक टू हिम, प्रॉपर्टी उनके हैं वापस चला जाए। और अगर ये नहीं लिखा है मेंटेनेंस, देन थोड़ा डिफिकल्ट। ओके, सो आपके मुताबिक अगर हमारे सीनियर सिटीजन्स अगर अपने बच्चों के नाम पे करना भी चाहें, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दिस कंडीशन मस्ट बी एनफोर्स्ड, ये वहां लिखे कि ये दिस इज द कंडीशन, अगर ऐसा होता है दिस प्रॉपर्टी विल कम बैक टू, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के मामले आजकल बहुत आते हैं और एल्डर अब्यूज का बहुत। अब देखिए इतने मेहनत से उन्होंने वो बनाया, होल लाइफ बच्चों को पला बड़ा करा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार की काफी स्कीम्स भी हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। आपका क्या मानना है कि कुछ दो चार जो अच्छी स्कीम्स हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, एक तो आयुष्मान भारत जी, जो 2018 में लाया गया, स्पेशली वो था आपका जो उसमें ये था कि पहले वल्नरेबल के लिए था, अब 70 से ऊपर सबका, अभी ये किसी के लिए भी हो गया, एक चेंज तो ये आया। उसके बाद जो है आपका ये जो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, अन्नपूर्णा स्कीम है, जो कवर नहीं करते थे प्रॉपर्टी लाइन में, उनको 10 के लिए यहाँ मिलता है, ये मिलता है। प्लस इंदिरा गांधी जी का जो है
ओल्ड एज पेंशन स्कीम जी वो है, जहाँ अप टू 79 जो है 60 to 79 को 300 रुपया, और एबव जो 79 है उनको 500 रुपया। तो ये तो बहुत ही बहुत- मतलब 300 और 500 रुपया हाँ, किस जमाने का है हाँ, ये? ये है। अभी अभी वो हुआ है किसी किसी स्टेट में, देखिएगा कि जैसे हरियाणा ने किया है आपको 2500 रुपया पर मंथ, हम्म वो कर दिया है आपका। हम्म तो अब कि कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको 5000 करना चाहता है। अब इलाज की जो सुविधा है, कहीं लोगों ने 5 लाख का रखा है, और जैसे राजस्थान में 25 लाख कर दिया है इलाज के। हाँ तो तो एक आपने बताया कि एक मुफ्त इलाज का है, और एक आपने बताया कि अन्नपूर्णा का है अन्नपूर्णा जो है, और अनाज दूसरा पेंशन फूड है। का है, और पेंशन का है। जी हाँ, ये बट पेंशन बहुत कम है, आई थिंक उसके बारे में अभी 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 बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, कहीं 2500, कहीं 3000, ये लोग कर रहे हैं। इसमें कोई सीनियर सिटीजन्स ने कोई पेटिशन भी करी है जी हाँ, सरकार को? बहुत बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इसको 10,000 किया जाए। जी वो लोगों ने आग्रह किया है। जी मुझे लगता है कि 10,000 चलिए आज के लिए ठीक है, उसको इन्फ्लेशन से लिंक कर देना चाहिए। हाँ, कि जैसे जैसे ताकि मार्केट आज की डेट में 10,000 है, अगर जैसे जैसे मार्केट इन्फ्लेशन, हाँ उसको करना चाहिए। जी 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 जी। तो अभी आपने बताया कि प्रॉपर्टी अगर दें भी तो उसको सिक्योर करने का ये तरीका है कि आप गिफ्ट में, आप डीड में लिखिए। हाँ, डीड में लिखिए कि ये मेंटेन नहीं करेंगे तो ये वापस मुझे मेरे पास वापस ये कंडीशन एकदम दे देने, आप ज्यादा सेफ रहते हैं, कोई परेशानी। पर अगर अगर आपका एज ए लॉयर आपने बहुत केसेस देखे होंगे, आपने आपके पास बहुत लोग आते हैं, तो आपका क्या सजेशन है कि उनको गिफ्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हम तो कहेंगे कि उनको गिफ्ट नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी उनको वो विल कर दें। आप अच्छा विल इज बेटर ऑप्शन है कि हमारे जब तक वो जीवित हैं तब तक उनका राइट कोई ले नहीं सकता है। जी उनके मरने के बाद वो दे दे कि हम लड़की को इतना देंगे और बच्चे को इतने देंगे, वो उसमें रेशियो बना देंगे 10%, 15%, 20%, जो इनको जो देना हो वो विल करें। विल इज द बेटर ऑप्शन। विल की बात होती है तो हमें, जैसे मैं अपनी बात करूं तो जैसे हम सोचते हैं कि अच्छा विल बनाएंगे, किसी दिन बनाएंगे, अभी अभी बना देंगे, कभी बना देंगे, तो ये एक राइट टाइम क्या है विल बनाने का? और देखिए विल के कोई जैसे कोई कॉमन फॉर्मेट हो जो हम हमारे जैसे साधारण लोग बना सकते हैं? देखिए विल मतलब है इच्छा। जी आपकी क्या इच्छा है, आपने जो जो आपके अंदर है उसको आपने पेपर में कर दिया जी और 2 विटनेस करवा दिया। ओके रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ओके लेकिन रजिस्ट्रेशन इज द बेटर ऑप्शन। आज रजिस्टर अगर होता है तो और समस्या आपको कम होती है। 2 विटनेस वहां कोर्ट में जाते हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ खड़े होते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो ज्यादा बेटर है। So one is to make the will and to register it. रजिस्टर कर लेना चाहिए। And at what age stage one should make? कि बिल्कुल मतलब जब हम मतलब बहुत वृद्धावस्था में आ गए हैं या पहले से ही? जी हाँ, ऐसा है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं तो बेटर है कि आप विल कर दीजिए। हम देखिए कि लाइफ का तो कोई ठीक नहीं होता है जी और खास करके आज के टाइम में आप देखिएगा कि 30 साल का लड़का भी डांस करते करते कोलैप्स कर गया। जी स्कूल में कोई लड़की है, वो जो है पढ़ाई लिखाई के समय ही वो गिरी और वही। तो ऐसे लाइफ इज अनसर्टेन। लेकिन है कि जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, 60-65 हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं, तो आपको विल कर देना चाहिए। ओके बाद में बच्चों में झगड़े कम होंगे, ओके लड़ाई कम होगी। ओके। एक आजकल आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ हमारे सरकार ने एक और पास करा है विच इज कॉल्ड एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो मुझे समझ में आता है कि क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग आईसीयू में जाते हैं, वहां पे वेंटिलेटर पे हैं, वो तो होश में है नहीं कि उनको उस समय, तो एक जो विल के साथ साथ डॉक्टर लोगों ने कहना शुरू करा है कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव भी आप बनाइए। उसमें आप पहले से बता सकते हैं कि अगर मेरा ये स्थिति हो तो मेरे बारे में कौन डिसीजन लेगा, वेंटिलेटर से हटाना है या मेरा क्या इलाज करना है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बिल के साथ वो भी आज की लाइफ में जरूरी है। जी हाँ,
एक तो पावर ऑफ अटर्नी आप किसी को भी दे सकते हैं कि आपका अगर सेंस काम नहीं कर रहा हो, आप अगर अनकॉन्शियस हो, तो उस समय क्या क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है, जिनको आप पावर ऑफ अटर्नी देंगे, चाहे किसी लड़के को, लड़की को, अपने रिलेटिव को, तो वो उस ढंग से वो केयर लेगा। वो डायरेक्शन पावर ऑफ अटर्नी में आप उसको देकर जी, दैट्स ए गुड आइडिया। तो विल के साथ साथ वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी बना ओके। अब ये जो काफी बारी हमने ये देखा है कि सीनियर सिटीजन्स को अगर कुछ लीगल इशू आता है तो उनको समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। मतलब व्हाट इज द स्टार्ट पॉइंट? इज स्टार्ट पॉइंट एन एफआईआर? इज स्टार्ट पॉइंट फाइलिंग ए केस? लाइक उनको कैसे समझ में आए कि उनके लिए स्टार्ट पॉइंट क्या है? उनके लिए स्टार्ट पॉइंट है आपका, सबसे पहले तो लीगल एड कमेटी बनेगी है सरकार की, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो वहां जाए। सो हर डिस्ट्रिक्ट की, हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में और नेशनल लेवल पर ये कमेटी बनेगी, लीगल ऑथोरिटी। उनके पास आप जाए और वो आपको प्रॉपर वकील देंगे जो आपको गाइड करेंगे। वो वकील वो सरकार पेमेंट देगा, वो सरकार पेमेंट, वो सरकार। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा बताया। उसको आपको कुछ नहीं देना है, वो पूरा जो है वो गवर्नमेंट उनको देगा। उनको गवर्नमेंट जो भी उनकी फीस बंधी हुई रहती है मुकदमे के हिसाब से, वो है वो उनको देना है, आपको कुछ नहीं देना है। तो हमें ऐसा लगेगा कि अगर ऐसे जो सरकार जैसे जिसको देगी एडवोकेट को, तो वो हमारी पैरवी कितना अच्छे से करेंगे, ऐसा होगा कि? देखिए, आप ये जान लीजिए कि ऐसा रेयर ही वकील हो जो will not fight for the client। हाँ, वो क्लाइंट के लिए ऐसा होता नहीं है। लेकिन कोई मुकदमा एक कोई वकील कभी भी हारना नहीं चाहता है। वो अपने जितनी उसके पास योग्यता है, बुद्धि है, विवेक है, वो चाहता है कि हम मुकदमा हम जीते, अपने क्लाइंट को रिलीफ दें। तो वो नहीं है, गवर्नमेंट आपको वकील दे रहा है, फीस गवर्नमेंट देगा, आप उसके पास जाइए और जिस टाइप का आपको सलाह चाहिए वैसा वकील आपको देगा, सिविल का, क्रिमिनल का या अदर लॉज का जो आपको एक्सपर्ट है उसके पास। ओके, सो दैट्स, आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर किसी को कोई लीगल इशू है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं ये लीगल एक डिपार्टमेंट भी देखिएगा, लीगल ऑथोरिटी का रहता है आपका, जो आपको इसी पर काम करता है। वो सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेसिफिक है या वो सब जनता के लिए? सीनियर सिटीजन के लिए भी है, और जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वकील का फीस, उनके लिए। ओके जी। सो ये हम बात कर रहे हैं लीगल की और वो डिस्ट्रिक्ट वहां जाएं, बट जो अब आजकल हमने देखा है कि काफी सारी सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस भी बन गई, तो उनका क्या रोल है सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर को लेके या उनके राइट्स को लेके? आर दे डूइंग गुड जॉब? सपोर्ट कीजिए कि बहुत लोग अपने तकलीफ भोग रहे हैं लेकिन अपने कोर्ट में आने नहीं चाहते। इन दैट सर्कमस्टांसेस वो अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ही कोर्ट में जाएगा कि भाई हमारे मेंबर हैं और इनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो इन पर कार्रवाई की जाए। देन पुलिस जाकर के जांच पड़ताल करेगा। वो अगर सीनियर सिटीजन नहीं भी जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कैन गो। ओके, सो बेसिकली आई थिंक people should speak about, people should open, people should tell others that I am going through this problem. हाँ, उनको sometimes होता क्या है कि जो बहू है या बेटा है, ये इनको लोग अगर आसपास लोगों से बात नहीं करने देता है, देखिएगा कि नहीं पापा जी आप घर में रहो और किसी से मत बात करो, ये पड़ोसी लोग ठीक नहीं है, आप घर से बाहर मत जाओ, तो लोगों के नॉलेज में आ ही नहीं पाता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस अगर एक सेकंड अगर सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ के वो मेंबर हैं वहां अगर खबर कर देते हैं आप, तो वो लेके कार्रवाई करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या, आज भी धर लीजिए कि 16% या 17%, 15% जो भी आबादी हो, तो इतनी आबादी होने के बावजूद भी
कवरेज जो है ऑर्गेनाइजेशंस का कम है। जी गांव देहात में तो सीनियर सिटीजन गांव का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, एक हल चलाने वाले को, रिक्शा ठेला चलाने वाले को तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज है ये। जी बहुत हद तक जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जी साधन संपन्न लोग हैं, सीनियर सिटीजन वगैरह, वही लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आम आदमी आ नहीं पाते हैं। तो अवेयरनेस की भी कमी है। जी हमको चाहिए, ये सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस को जो चाहिए कि ये गांव देहात तक जाए, जी वहां का अगर अगर मान लीजिए कि टोटल हम देख लेते हैं जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो 1 लाख लोग को शायद ये कवर कर पा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। really 1 लाख, that's not much, that's really small. 1 लाख, जहाँ जहाँ 17 करोड़ 18 करोड़ आबादी हो, तो लाख लाख 2 लोगों को अगर आप पहुंच ही गए उनके पास, तो मेजर जो पोर्शन है is not in the मोर देन 95% या outside. 96% लोग पर आप जा ही नहीं पाए हैं। तो वहां आपको जाना चाहिए, भाई हम आपके लिए हैं। अगर आपके साथ अत्याचार होता है, आपके साथ अन्याय होता है, तो आई विल बी देयर। I ये agree with चीज that. I agree with that. हमारा जो इंस्पायरिंग सीनियर्स फाउंडेशन है, हम ये चाहते हैं कि जितने भी सक्षम और केपेबल सीनियर सिटीजन्स, जी हाँ, वो एक दूसरे की भी हेल्प करें और बच्चों की भी हेल्प करें। मतलब वो एक एक धरोहर है हमारे लिए, एसेट है, जो पढ़े लिखे और केपेबल सीनियर्स, जी हाँ, उनको वल्नरेबल सीनियर्स की जरूर हेल्प करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि वो कैपेबल हैं और कोई हाँ, किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, तो आपको उनकी हेल्प तो जरूर करनी चाहिए। सीनियर सिटीजन फोरम्स, आई एम श्योर कि जैसे जैसे हम लोग आगे और सीनियर्स होते जा रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, आपको संगठन के आपको उनके बीच जाना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि सर अपना एरिया और बढ़ाओ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप आम आदमी तक पहुंचो। जी जी जी। तो मैंने आप मुझे पता चला कि आप अपने आरडब्ल्यू वगैरह में भी बहुत एक्टिव हैं, रेड क्रॉस में भी हैं। तो ये आपका जो एक, आप एज एन एडवोकेट वहां पर एक्टिव हैं, या एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं, या एज ए लीडर हैं? मतलब इन हाउ डू यू हेल्प दोस आरडब्ल्यूएस? देखिए, सेवा की भावना जो है ये बाय बर्थ होता है लोगों में। ओके, तो जब पैदा हो जाता है तब देखिएगा बच्चे का बिहेवियर कि पड़ोसी के यहाँ अगर कुछ नहीं है तो उसको दे देना चाहिए। तो ये जो नेचर है आपका, जी, मेरे साथ भी यही हुआ। बचपन से ही समाज की भी चिंता हम करते रहे, अपने परिवार की चिंता तो हम करते ही हैं। वहां भी मैं जब बंगाल में था तो आपने बताया कि आप कलकत्ता में ही पले बड़े हैं, हाँ, दिल्ली में रिसेंटली आए। हाँ, तो बंगाल में मैं रेड क्रॉस का वाइस प्रेसिडेंट आज भी हूँ। मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट रहा, सेक्रेटरी रहा, जोन चेयरमैन रहा, रीजन चेयरमैन तक रहा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने के लिए 2 साल 3 साल का वक्त चाहिए था, बहुत ज्यादा लंबा, तो उतना मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए उस पर मैं ध्यान नहीं दिया। तो लायंस क्लब के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से मैं सेंट जॉन एम्बुलेंस वेस्ट बंगाल का पैट्रन हूँ। तो उस लिहाजे मैं समाज में वहां काम करता। और जब मैं यहाँ आया तो 2019 में जब मैं आया तो विद इन ए ईयर लोगों ने हमको आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट बना दिया। तो उसके बाद हमको लगा कि बहुत ऐसे इश्यूज हैं, सपोज कीजिए कहीं वाटर लॉगिंग हो रहा है, हमारा देखिएगा कि हम पानी में प्रेस ने कहा सर आप पानी में अगर घुस कर बोलते हैं तो लोगों को समझ में आसानी से, अगर पानी है यहाँ पर, तो मैं पानी में उतर गया, मैंने गंदे पानी में उतर के वहां से मैं अपना स्टेटमेंट दे। तो पानी की समस्या है। दूसरा क्या होता है कि धर लीजिए कि जिस फ्लैट का दाम 4 करोड़ 5 करोड़ भी है, वहां भी सीढ़ियों में, लिफ्ट में आपको गंदा मिल जाएगा। कहीं तो सीढ़ियों में लोग पान पान पराग डाल देते हैं, गुटखा का अगर आपको आ जाएगा। तो ये पैसा ही आधार नहीं रहा जी। और अगर आप एक आदिवासी परिवार के यहाँ जंगल में जाते हैं, आप देखिएगा मिट्टी का मकान है, बड़ा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है। तो फर्क गरीब अमीर, पैसा नहीं रहे कम रहे, आपका जो नेचर है उस पर निर्भर करता है कि आपका नेचर है कि आप साफ सुथरा अच्छे ढंग से रहेंगे और दूसरे पड़ोसी का भी ध्यान रखेंगे।
आपके आपके ऊपर कौन है, नीचे कौन है, आपके उस बिल्डिंग में जितने लोग हैं, वी शुड बी केयरफुल। अब मान लीजिए कोई अगर बीमार पड़ जाए, ज्यादातर बहुत से फ्लैट में सिंगल लोग रह रहे हैं, एक महिला रह रही है, एक जेंट्स रह रहे हैं, वहां कोई नहीं है सिवाय उनका। हाँ, इन दैट सर्कमस्टांसेस आरडब्ल्यू का दायित्व तो और बढ़ जाता है जी, कि उस पर वो ज्यादा ख्याल रखे कि इनका कोई रात बिरा। तो समटाइम्स हम लिखते रहते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप हमको कांटेक्ट कीजिए, या किसी भी ऑफिस ब्यूरो को कांटेक्ट कीजिए जी। तो उनको हॉस्पिटल भी पहुंचाने का भी दायित्व है आरडब्ल्यू का, आपको वहां पहुंचाना होगा जी, देखना होगा आपको। That's very nice. तो ये मैंने वहां किया। उसके बाद जो है अपने आरडब्ल्यू का तो मैं करता ही था, तो चूंकि पेशे से मैं वकील हूँ, तो दूसरे आरडब्ल्यू के लोग भी सलाह परामर्श के लिए आते, तो ऐसे हजारों आरडब्ल्यू हैं जो मेरे संपर्क में रहते हैं, भाई हमारे यहाँ ये समस्या है। ओके। तो ये पुरानी बिल्डिंग होती है, लीकेज होगा, सीपेज होगा, लीक तो खराब आपको हो अपने प्रोफेशनल उससे कितना टाइम मिलता है ये सोशल वर्क के? देखिए, जो निकम्मा है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो बैठ के समय काट देगा। जो काम करने वाला आदमी है वही कुछ कर सकता है, जिसके पास समय नहीं है वही समाज के। बहुत बढ़िया। आपके पास जितना भी व्यस्तता हो, लेकिन अगर आपका विल पावर है, आपकी काम करने की इच्छा है, तो आपका। मैं 4:30 बजे सुबह उठता हूँ और रात के 11 बजे तक काम करता हूँ, और पूरी दुनिया की समस्याओं को मैं देखता हूँ। चलिए, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको इतनी एनर्जी और इतना एंथुसियाज्म बनाए रखें, और बिल्कुल ऐसे ही रखें ताकि आप और लोगों के भी, जितने ज्यादा लोगों के काम आ सके। जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे हम लोग, तो हमने देखा कि आप इंटरनेशनल फोरम्स में भी काफी गए हैं, डिजिटली इंक्लूसिव हेल्दी एजिंग कम्युनिटीज, जहाँ पे जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर वगैरह में। तो आपको हमारे और उनमें क्या डिफरेंस नजर आता है? डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ अगर 60 बरस के लोग हो गए तो उनका काम रह गया घर में बच्चे को स्कूल पहुंचाना, उस नाती पोता को स्कूल से लाना, और बहू जी को अगर सब्जी घर जाए तो झोला थमा देंगे, सब्जी हम ला देंगे। यही सब काम उन रिटायर्ड लोगों के पास रह गया। जापान में या कोरिया में या सिंगापुर में जो 80 साल के लोग हैं, वह भी जिस प्रोफेशन में वो रहे वहां वो कुछ न कुछ करते हैं, इंगेज रहते हैं। और अगर वह इनका इंगेजमेंट नहीं रहता है तो दिन रात वो विभिन्न तरह का चिंता करते हैं, उनको बहुत तरह का दुख तकलीफ वो रिपीट करते रहते हैं। तो ये जो है उनके लिए, और मेंटल होता है तो फिजिकल हो जाता है। जो अगर मानसिक परेशानी आपको है तो देखिएगा उससे फिजिकल बीमारी शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इन दैट सर्कमस्टांसेस उनको एंगेजमेंट चाहिए, उनको कोई काम में जो भी काम करते हो, जो कर सकें उसमें उनको लगना चाहिए, उससे उनको मिलिट्री गेन भी हो जाता है जी। पैसे अब मैंने कल देखा, एक 71 ईयर का है, जापान में ही वर्किंग इन ए कोरियर, वो कोरियर में काम करते थे। आज भी वो हाँ, अब रह गया कि वो 10 किलो का माल नहीं ले जाएंगे। हाँ। उनको छोटे पार्सल, हाँ, उनको जो जब आप खाली लेटर्स वगैरह जो है, पेपर्स वाला जो है, यही आप करें, और लोकल ट्रेन में चलते हैं, अपना जो लटका लिए लेटर बांट के, और वहां जहाँ घूमते हैं जिस एरिया वाइज वहां पैदल चलते हैं, तो 1 घंटा अगर पैदल चल लिए उनके हेल्थ के लिए बढ़िया रहा हो। तो ये हमारे यहाँ लोगों को काम में लगाना होगा आपको। और मैंने सुना कि आप अच्छा कर रहे हैं कि जो पढ़ाने वाले हैं उनको पढ़ाने में लगा रहे हैं, कोई एडवाइजर है तो एडवाइजर, ये जरूरी है। अगर उनको वर्क में आप लगा देंगे तो उनका हेल्थ ठीक रहेगा, मेंटल भी ठीक रहेगा और फिजिकल भी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोडक्टिव अगर एंगेज है ना, तो हम ये मानते हैं कि आज इंडिया में हम लोग इतने अच्छे जो सीनियर सिटीजन पढ़े लिखे बहुत सारे हैं हमारे जैसे, तो अगर वो अपना समाज के लिए योगदान के आगे आएंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, और समाज में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ भी काम करें समाज के लिए, चाहे चाहे कोई कहीं पे अपने आसपास के कम्युनिटी सेंटर में करें, आरडब्ल्यू में करें, बट एक्टिव रहें। एक्टिव रहेंगे तो दिमाग भी ठीक रहता है, और हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी, इमोशनल हेल्थ भी ठीक रहती है। क्योंकि घर पे ज्यादा रहेंगे तो वो थोड़ा चिक चिक तो रहेगा ही, बच्चों के साथ थोड़ा सा ऐसा हो गया, और काफी बार तो बच्चे रह भी नहीं रहे साथ। देखिए, आरडब्ल्यू के अलावा मैं सीनियर सिटीजन ऑफ ग्रेटर फरीदाबाद का एकमात्र संरक्षक, ग्रीनफील्ड फरीदाबाद का सीनियर फोरम का मैं एकमात्र संरक्षक हूँ।
कालका जी का लीगल एडवाइजर हूँ सीनियर सिविल कोर्ट का। तो ऐसे जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैं उनको सलाह देता हूँ और हमको उसमें शांति मिलती है, हमें बड़ा खुशी होती है। कभी कभी लोग हमको फोन करते हैं, सर मैं इंडोनेशिया से बोल रहा हूँ, सर हमारी ये समस्या है, सर हमको डर लगता है कि आपके नाराज में हो जाए। तो आप बोलिए, हम सुनेंगे आप। तो ये जो पेशेंट हियरिंग देते हैं सीनियर सिटीजन का, आधी बीमारी उसकी वहीं दूर हो जाती है। अगर आप उनसे अच्छे से बात करते हैं तो 50% समस्या का समाधान वहां होगा। लोग उनकी सुनना नहीं चाहते। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब लोगों के पास समय नहीं है जो अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स की बात वो सुने। ये सबसे बड़ी समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक आजकल की लाइफ थोड़ा सा अब आपको ये हम बता दें कि हॉस्पिटल कौन ले जाएगा उनको जी, कोई नहीं है उनके पास। तो अभी मैं भारत सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से भी मैं बात कर रहा हूँ कि एक मोबाइल जो एम्बुलेंस या जो भी है वो डॉक्टर से काट रहे हैं, जो उस एरिया वाइज एक महीने में एक बार दो बार घूम जाए। हाँ। तो सीनियर सिटीजन की छोटी मोटी समस्या का समाधान वही कर रहे हैं। उनके पास कोई आदमी नहीं है जी जो उनको हॉस्पिटल ले जाए। बिल्कुल। तो ऐसे मोबाइल वेन्स की अवस्था बहुत जरूरी होनी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमने सीनियर सिटीजन्स के बारे में बहुत बात करी। आपका जो 5 decades experience in law, what would be your message to younger generation? Younger people who are now becoming lawyers. तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मातृदेवोर भवः पितृदेवोर भवः। तो ये हमारा इंडियन थॉट है, इंडियन कल्चर में हम यही सोचते हैं। तो ये माने कि समाज का जो कोई भी बुजुर्ग है, कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो उसके प्रति हमारा दायित्व है। जो भी एडवोकेट हैं उनका भी दायित्व है कि अड़ोस पड़ोस में कहीं भी अत्याचार हो रहा है। देखिए, वकील का काम कानून के लिए कोर्ट में तो बहस करना ही है, लेकिन अवेयरनेस का भी काम है। आम आदमी को आप बताइए ये राइट है आपका, आप सेमिनार कीजिए, आप उनको बुलाइए। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम सीनियर सिटीजन को करना चाहिए और वकील साहब लोगों को भी करना चाहिए कि आम आदमी को पता हो कि उनका क्या अधिकार है, क्या कानून कहता है वर्तमान में। ये एक बेसिक ज्ञान लोगों को होना चाहिए जी। तो बेसिक ज्ञान, बेसिक लीगल नॉलेज, how can we make it available to everyone? I mean, everyone thinks law बहुत complicated. Everyone has this impression or a feeling that law is very complicated. So how can we make very basic legal knowledge in a very easy manner available? हाँ, देखिए, इजी मैनर के लिए सबसे आसान तरीका है कि 10-20 लोगों को बुलाइए और उनके किसी एक विषय पर वो जो प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब दीजिए और किसी एक विषय पर उनको समझाइए कि भारतीय न्याय संहिता ये कहता है, ये राइट है आप। ओके। So one subject at a time. कभी दूसरे बार में आप उनको समझाइए कि सीनियर सिटीजन जो है उसके जो है मेंटेनेंस एक्ट जो है पेरेंट्स वाला, उसका क्या क्या प्रोविजन है, ये समझाइए। बेसिक थिंग सीनियर सिटीजन के लिए 2-3 कानून की जानकारी अगर आप दे देते हैं तो उनके लिए काम चल जाएगा। और दुनिया में इतने कानून आपने सुना होगा, हमारा उदयपुर स्कूल में कहा कि इतने कानून हैं कि एक वकील अगर जिंदगी भर पढ़ता रहे तो जीवन काल हो जाएगा। तो जो बेसिक चीज है कानून का वो उनको समझ, और सारे कानून एक लोग जान लें तब तो इनकम टैक्स का वकील, सिविल का वकील, क्रिमिनल का वकील अलग क्यों नहीं होगा। अभी जैसे आजकल जो अब एआई का जमाना है, लॉ में भी एआई बहुत यूज हो रहा है, चैट जीपीटी बहुत यूज हो रहा है। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट थोड़ा सा अब ये डाउट भी रहता है कि लॉयर अपनी समझ से कर रहा है या चैट जीपीटी या एआई से जनरेट करा रहा है। देखिए, जो नए लॉयर आ रहे हैं, ये ऐसा है कि अभी और आपने बताया आपके बेटे भी लॉयर हैं। हाँ जी हाँ। पहले क्या था कि हम लोगों को सारा चीज बुक्स खोजना पड़ता था, एआईएल का है पब्लिकेशन, स्टेट का बहुत सा निकलता था, ये हम चेम्बर्स में लगा के रखते थे पूरा, हजारों हजार किताब मेरे पास होता था। तो अब वो समस्या कम हो गया है। आप एक बार मोबाइल खोलते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और आप देख लेते हैं साहब कहा था क्या क्या है। एक तो बहुत बड़ी सुविधा हुई, पहले में आज में इतनी सुविधा हाँ तब है कि आपको पढ़ना। देखिए, अगर आप बिना पढ़े हो नहीं सकता है, आपको देखना होगा डे टू डे, आपको अप टू डेट। आज क्या कोई अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
और जो इफेक्ट करेगा पूरे हिंदुस्तान के कानून को, वो आपको जानना पड़ेगा। जी, that's true, that's true. I think no, I mean computer can internet can only make that much comfortable that it can give you the content, but उसको understand करना, उसको present करना, उसको use करना is up to दूसरा, जी, बहुत से एडवोकेट हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है जी, गुड डेप्थ कानून के अच्छे जानकार हैं, रात दिन पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान है वो कोर्ट के सामने आ नहीं पाता है। यस तो जो आप जानते हैं उसको अगर कम्युनिकेट कर पाते हैं, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अगर आपका स्किल है, आपका ज्ञान दूसरे को एज इट इज ट्रांसफर हो जाए, वो स्किल जरूरी है। And that skill comes with time. वो टाइम लगेगा, आप रोज करेंगे, आप बोलेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, तो आपको आएगा। So आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले हैं, और पर्सनल फिलॉसफी क्या है आपकी? एक लीगल पर्सोना है महेंद्र कुमार जी का, और एक पर्सनल फिलॉसफी तो हमारा ये है मैडम कि दुनिया में कोई भी अगर सफरिंग में है तो आई शुड स्टैंड फॉर, हमको उसके लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे किसी भी के लिए। आई विल स्टैंड। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। और मुझे लगता है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे जैसे, जो ये जज्बा रखते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते, बट हम ये चाहते हैं कि ये जो जैसे आपके तरीके के कैपेबल लोग हैं, जो कैपेबल भी हैं और विलिंगनेस भी रखते हैं सर्व करने की, उनको तो जरूर ही आगे आना चाहिए, और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभा रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि ये हमारे समाज का एक कह लीजिए कि हम जो इंडियन लोग हैं, तो हमारा अटैचमेंट टू फैमिली और सोसाइटी बहुत रहता है, तो ये गिव बैक टू द सोसाइटी का एक बहुत अच्छा स्टेज है ये लाइफ की, जब हमें बहुत कंपल्शन नहीं है अर्निंग के लिए लेके, बट वी स्टिल आर केपेबल टू गिव बैक, वी आर स्टिल केपेबल ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। एक थोड़ा सा और ये जानना चाहेंगे कि इतना कुछ अचीव हो गया, राइट, बच्चे सेटल हो गए, आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, प्रो बोनो काम करते हैं, अब और क्या प्लान्स हैं, आगे की क्या प्लान्स? जी हाँ, आगे का प्लान हमको, मैं भूटान में था जी, तो वहाँ लोगों ने पूछा कि आप कितना दिन काम करेंगे, आप तो 75 के हो गए, 76 को, तो मेरा आज 77 एज चल रहा है, तो हमने उनसे कहा था कि टिल द डेट ऑफ डिपार्चर, जिस दिन दुनिया से हम जाएं उस दिन भी हम करें और समाज के लिए करें। एक एडवोकेट थे कोलकाता में, 103 वर्ष की आयु में दुनिया से वो गए, और जिस दिन वो गए उस दिन भी कोर्ट में अपियर किए हैं, केस किए हैं, आम आदमी के लिए लड़े हैं, और उस दिन शाम को डिपार्चर हो गया। सो आई वांट टू वर्क फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नीडी के लिए हम काम करते हैं, और जिस दिन दुनिया को छोड़े उस दिन भी हम काम करते हैं। चलिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी ये प्रार्थना को जरूर सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है। देखिए आपका भला और दूसरे सब लोगों का भला होने वाला है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, we learned a lot and I'm sure there are many people who have benefited from your from your work, from your inspiration and from your help, legal and otherwise. It has been a great pleasure, Mahendra ji. It was very nice talking to you. I hope हमारे जो listeners हैं, आप इस फैमिली में जहाँ भी आप रह रहे हैं, उस फैमिली के लोग भी आपको कोऑपरेट करें तो of course that is so I am lucky enough कि मेरी पत्नी का सहयोग हमको मिलता है इस मामले में, और हम लोग काम करते रहते हैं। जी, मैंने सुना वो भी लॉयर हैं, और जी हाँ, बहुत केपेबल लॉयर हैं, और इन्होंने भी काफी काम किया है। So वो बेटर हाफ है या आप बेटर हाफ हैं? तो दूसरे के लिए पूरा बिल्कुल नहीं, चलिए बहुत अच्छा। आपको हम बता दें कि आज अगर हमारा हेल्थ ठीक है, मेरा हार्ट अटैक हुआ था 1999 में, डॉक्टर ने कहा कि साहब इट विल टेक टाइम, तो एक महीने के बाद हम गए, डॉक्टर ने कहा कि इतना जल्दी इम्प्रूव कैसे हुआ, तो इन्होंने कहा मैंने इनका डाइट ठीक किया है 1 महीने तक, तो वो उससे
और 99 के बाद हार्ट हमारा बिल्कुल काम ठीक कर रहा है और समाज के काम। और अगर डॉक्टर हम लोग कहते हैं कि गुप्ता जी आप व्यस्त रहते हैं इसलिए स्वस्थ हैं। बिल्कुल, ये मंत्र है, अगर व्यस्त रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। जब हम व्यस्त नहीं है तो हमारी हेल्थ तो डिटोरिएट होनी ही होनी। और इसीलिए मैंने देखा आप ब्लैक टी पी रहे थे विदाउट शुगर विदाउट मिल्क, बाजरे की रोटी खिलाते हैं। वेरी वेरी हेल्दी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और हमें लगता है कि हमें हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन मेंबर्स हैं, उनको भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा, उनकी जानकारी भी बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी होप दैट यू लाइक टुडेज एपिसोड। प्लीज डू कीप